चलिए दोस्तों, अभी बाइनोमियल थियरम जो हमारा टॉपिक है उसका अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे। दैट इज बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शन इंडेक्स। ठीक है, या फिर फ्रैक्शनल भी बोल सकते हैं इसको। इसके पहले हम लोगों ने क्या स्टडी किया था? जनरल टर्म का फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था और बाइनोमियल का एक्सपेंशन देखा था। अगर उसका पावर जो है, इंडेक्स जो है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब कि नेचुरल नंबर है, ठीक है, तो उसका एक्सपेंशन क्या था? उसी एक्सपेंशन को बस थोड़ा सा अलग ढंग से लिखना है तो हमें नेगेटिव एंड फ्रैक्शन इंडेक्स के लिए एक्सपेंशन मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहले वो वाला एक्सपेंशन लिखते हैं जो हम लोगों ने a प्लस बी रेस टू एन के लिए लिखा था। अब इसके अंदर a और b रियल नंबर थे एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर या फिर कह सकते हैं पॉजिटिव इंटीजर। तो इसका एक्सपेंशन हम लोगों ने कैसे लिखा था? एन सी जीरो ए रेस टू एन बी रेस टू जीरो प्लस एन सी वन ए रेस टू एन माइनस वन बी रेस टू वन प्लस एन सी टू ए रेस टू एन माइनस टू बी रेस टू टू। ऐसे करते करते nth पावर क्या आता है इसका? एन सी एन ए रेस टू जीरो बी रेस टू एन। ठीक है, ये वाला एक्सप्रेशन हमने देखा था। अब जब बात आती है कि ये जो इंडेक्स है यहाँ पर, ये बाइनोमियल है आपका, a प्लस बी जो है वो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। इसका पावर आपको दिख रहा है स्मॉल n, दैट कम्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, देन यू अप्लाई दिस एक्सपांशन। जब आपका इंडेक्स पॉजिटिव इंटीजर होता है या फिर नेचुरल नंबर होता है तभी जाके ये वाला एक्सपांशन काम करता है। तो अगर मान लीजिए इसकी जगह पर कोई नेगेटिव नंबर आता है, नेगेटिव इंटीजर या फिर फ्रैक्शन, ठीक है। अब फ्रैक्शन का मतलब समझते जाइए कि वो रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो अगर फ्रैक्शन मतलब p बाई क्यू फॉर्म वाला नंबर या फिर नेगेटिव नंबर, नेगेटिव फ्रैक्शन भी हो सकता है, मतलब सिंपल नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है, नेगेटिव फ्रैक्शन हो सकता है। इस प्रकार का अगर नंबर आता है तो इसका क्या हम इस एक्सपांशन को यूज कर सकते हैं, ये सवाल है। तो बेटा देखो, एक्सपांशन तो हम यही यूज करने वाले हैं, बस लिखने का तरीका बदलने वाला है। कैसे? देखिए, यहाँ पर जो मैंने कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखा है ना कुछ एन सी जीरो, ये जो कोएफिशिएंट्स है ए और बी के, जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट लिखते समय हम लोगों ने एन सी जीरो, एन सी वन, एन सी टू का यूज किया है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने पढ़ा है कि जब इसको डिफाइन किया गया था तब ये जो n था, तो ये बेसिकली क्या है? ये नेचुरल नंबर था, पॉजिटिव इंटीजर था। क्योंकि हम लोग एनसीआर का मतलब क्या होता है बेटा? आपके पास n ऑब्जेक्ट है और आप उसमें से r ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर रहे हो, तो कितने अलग अलग कॉम्बिनेशंस आप बना सकते हो उस r के सिलेक्शन के, ये एनसीआर का मतलब होता है। तो इसके अंदर बात ही नहीं उठती कि आपका, क्योंकि आप बात कर रहे हो प्रैक्टिकल चीजों की, ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हो। जैसे मान लीजिए आपके पास, आप क्रिकेट का मैच खेलने जा रहे हो और आपके पास 4 बैट्स है। अब उन 4 बैट्स में से आपको एक बैट सेलेक्ट करनी है कि वही एक ही बैट आपको ले जानी है या फिर 2 बैट सेलेक्ट करनी है, तो आप कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बना सकते हो? तो इसका आंसर होता है 4C2। तो उसका जो भी कैलकुलेशन आएगा उतने अलग अलग कॉम्बिनेशन में आप बैट का सिलेक्शन कर सकते हो। तो जब इस तरीके की चीज हम लोगों ने पढ़ी थी कॉम्बिनेशन के अंदर, तब जाहिर सी बात है कि n जो हमने डिफाइन किया था दैट कम्स फ्रॉम सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब वहां पर फ्रैक्शन का कोई सवाल नहीं था या फिर नेगेटिव चीजों का भी कोई सवाल नहीं था। तो चीजें आपके पास इतनी है, इनमें से कितनों का आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो। क्लास के अंदर 50 स्टूडेंट बैठे हैं, उनमें से 2 बच्चों को सेलेक्ट करना है किसी कंपटीशन के लिए। आप कितने अलग अलग पेयर्स 2 बच्चों के बना सकते हो 50 में से? तो 50C2 आंसर रहेगा उसका, उतने डिफरेंट कॉम्बिनेशन। तो बात तो यहाँ ऐसी होगी ही नहीं ना कि 10.5 बच्चे बैठे हैं या फिर कुछ ऐसे फ्रैक्शन में आप लेंगे या फिर नेगेटिव में लेंगे, ये बात ही नहीं उठती थी। इसलिए ये जो नोटेशन है NC0, NC1, NC2, NCN वाला, ये नोटेशन तभी यूज किया जाता है जब आपका जो नंबर है दैट इज n है, दैट n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो अब यहां पर क्या हो रहा है, आपका n क्या क्या ले सकता है? n आपका नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है। तब ऐसी सिचुएशन में आप ये नोटेशन यूज नहीं कर सकते, इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि ये डिफाइन ही किया हुआ है सिर्फ उसके लिए। लेकिन फिर इसका मतलब क्या होता है? अगर आप NC2 का वैल्यू लिखने जाएंगे बेटा, तो आप लिखते क्या हो NC2 का वैल्यू? आप NC2 का वैल्यू n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल लिखते हो। ये तो आपको पता है ना। जब आप 5C2 का वैल्यू लिखते हो तो आपको पता है कि आप 5 को 2 बार पीछे ले जाते हो और 2 को 1 तक ले जाते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ चेंज जब भी आपको नेगेटिव इंडेक्स दिखाई दे या फिर फ्रैक्शन इंडेक्स दिखाई दे, तब आप लोगों को एक्सपांशन में सिर्फ क्या करना है, NC0, NC1, NC2 की जगह उनके एक्सपांशन को लिख देना है, ठीक है ना। तो ये एक चीज, ठीक है। अब चलिए, तो मैं क्या कर देता हूं, मैं आपको पहले, अब देखिए धीरे धीरे हम चीजों को खोलते जाएंगे। तो सबसे पहले मैं a प्लस बी ही लेता हूं। तो हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन है a प्लस बी,
और इसका पावर है मेरे पास n, लेकिन अब की बार n क्या है, अब की बार n है या तो नेगेटिव नंबर या फिर फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पर n था आपका बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, अब यहाँ पर n है आपका नेगेटिव नंबर्स या फिर फ्रैक्शन। तो इस केस में आप इसका एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, तो देखिए NC 0 का वैल्यू तो 1 होता है और b रेस टू 0 भी 1 होता है, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या रहेगा a रेस टू n, ठीक है, प्लस अब NC1 का वैल्यू क्या होता है, n होता है, तो n भी एज इट इज आएगा और यहाँ पर a रेस टू क्या आएगा n-1 इंटू b रेस टू 1 मतलब b प्लस, अब NC2 लिखा है ना, तो NC2 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे n इंटू n-1 एंड डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल। बेसिकली NC2 का यही मतलब होता है, लेकिन जब आपका फ्रैक्शन या नेगेटिव इंडेक्स रहेगा तब आप इस तरीके से कोएफिशिएंट्स को लिखेंगे, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगे, दैट इज a रेस टू n-2 b स्क्वायर एंड सो ऑन। अब यहाँ पर जैसे मैंने nth टर्म लिखा था, जैसे मान लीजिए कि जब आपका इंडेक्स नेचुरल नंबर होता है तब इस बाइनोमियल का एक्सप्रेशन कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, ठीक है, तो आपने यहाँ पर n+1, आपको पता है कि इसके एक्सपांशन में कितने टर्म्स होते हैं, अगर पावर n है तो n+1 टर्म्स होती है एक्सपांशन के अंदर, मतलब अगर पावर 10 है तो इसके अंदर एक्सपांशन होगा और जो टर्म्स आएंगे दैट विल बी 11 टर्म्स, तो 11 टर्म आखिरी होगा, उसके बाद टर्म्स क्यों नहीं आते, क्योंकि कोएफिशिएंट 0 हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर क्या होता है, कोएफिशिएंट जब आपका पावर जो होता है, इंडेक्स जो होता है वो नेगेटिव फ्रैक्शन होता है, तब आपका कोएफिशिएंट 0 होता ही नहीं, तो इसलिए यहां पर डॉट 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 लिखा है और इस डॉट का मतलब होता है कि ये जो सीरीज है ये इन्फिनिटी तक जाएगी, मतलब इसके अंदर टर्म्स का एंड नहीं होगा जब भी पावर आपका नेगेटिव या फ्रैक्शन होगा। तो आपके माइंड में ये सवाल पैदा हो सकता है कि कैसे 0 होता है, तो उसका मैं जवाब नहीं दूंगा क्योंकि वो हमारे स्कोप के अंदर है नहीं, ठीक है, तो हमें उससे मतलब नहीं है, हमें बस फॉर्मूले से मतलब है कि जब भी आपके बाइनोमियल का पावर नेगेटिव होता है या फ्रैक्शन होता है तो उसका एक्सपेंशन कैसे लिखा जाता है, तो ये इन्फिनिटी तक कैसे जाता है इसके मामले में आप मत जाइए, उसके प्रूफ में मत जाइए, ठीक है ना, जितने थ्योरम्स और प्रूफ आपको दिए हैं उतने भी अच्छे से करेंगे तो बहुत मतलब ठीक है ना, तो इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बस फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में रखना है और कंडीशंस अच्छे से ध्यान में रखनी है, अभी भी हमने कंप्लीट नहीं किया इसको। तो सबसे पहला चेंज हमें दिखा है कि पावर चेंज हो जाने के बाद में आपके बाइनोमियल के अंदर क्या चेंज होता है, तो आपका पहला ऊपर का सीरीज फाइनाइट था, सीरीज का मतलब समझते हैं ना, टर्म्स का एडिशन, ठीक है ना, तो ये सीरीज है, फाइनाइट है और ये इनफाइनाइट सीरीज है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि क्या यहां पर a+b लिखना सही है, तो देखिए यहां पर a+b नहीं लिखा जाएगा, आपका पावर जब भी नेगेटिव या फ्रैक्शन होगा तब आपका फर्स्ट टर्म कंपलसरी 1 रहेगा, ठीक है, और सेकंड टर्म जो भी रहेगा, जैसे इन जनरल वो लोग x लिखते हैं तो मैं भी यहां पर x लिखता हूं b की जगह, तो सेकंड टर्म जो भी रहेगा उसका न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा लेस देन 1, न्यूमेरिकली लेस देन 1 रहेगा, समझ रहे हो बात को, आपका जो बाइनोमियल का सेकंड टर्म है दैट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन 1, न्यूमेरिकली लेस देन 1 को आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, दैट इज मॉडुलस ऑफ x इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1, और इसका मतलब क्या होता है, दैट इज x लाइज बिटवीन 1 एंड -1। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि जो सेकंड टर्म होता है आपके बाइनोमियल के अंदर का दैट मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड 1, मतलब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड जो है दैट मस्ट नॉट ग्रेटर देन 1, ठीक है ना, तो -1 और 1 के बीच में रहे तो उसका न्यूमेरिकली उसको कहा जाता है कि न्यूमेरिकली दैट मस्ट बी लेस देन 1, उसको ही ऐसे लिख सकते हो या फिर ऐसे। तो क्या समझ में आया आपको कि जब भी आप बाइनोमियल का एक्सपांशन करने जाओगे तो उसमें का जब उसका इंडेक्स नेगेटिव या फ्रैक्शन होता है तो याद रखना कि पहला टर्म हमेशा 1 चाहिए और दूसरा टर्म जो है वो हमेशा न्यूमेरिकली लेस देन 1 चाहिए, या फिर कह सकते हो -1 और 1 के बीच में होना चाहिए। अब सवाल ये पैदा होगा कि हर बार जरूरी नहीं कि आपको जो बाइनोमियल दिया हुआ है, जो बाइनोमियल दिया है कि उसके अंदर पहला टर्म 1 ही हो, तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे कि अगर पहला टर्म 1 नहीं है और आपको ये भी नहीं पता कि सेकंड टर्म जो है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 है या नहीं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कैसे उसको एक्सपांड कर पाएंगे, क्योंकि ये तो मतलब क्या बोलते हैं उसको, कंपलसरी कंडीशन है, इन दो कंडीशन के अलावा आप इस एक्सपांशन को यूज ही नहीं कर सकते। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जब भी आप बाइनोमियल एक्सपांशन लिखेंगे, जैसे मान लीजिए a+b को ही ले लीजिए, आपने a+b रेस टू -3 लिखा है, अब आपको इसको एक्सपांड करना है, आप कंडीशन क्या है आपकी कंडीशन ये है कि आपको फर्स्ट टर्म 1 चाहिए और सेकंड टर्म जो है वो
न्यूमेरिकली लेस देन 1 चाहिए, मतलब -1 और 1 के बीच में चाहिए। अब आप एक बात तो समझ में आएगी आपको कि बाइनोमियल एक्सपेंशन में जो भी दो नंबर्स आएंगे उनमें से एक बड़ा रहेगा दूसरा छोटा रहेगा, वो दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते। अगर इक्वल रहेंगे तो वो बाइनोमियल काहे का रहा, फिर वो तो मोनोमियल बन जाएगा। तो ये तो बात तय है कि दोनों अलग अलग नंबर से, और अगर दोनों अलग अलग नंबर है तो एक दूसरे से एक बड़ा होगा एक छोटा होगा। तो हम दोनों भी केसेस मान लेते हैं कि जैसे यहाँ पर एन ही ले लेता हूं मैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी नंबर रहने दो, मैं इन जनरल बता रहा हूं आपको। देखिए इन दोनों के अंदर पहले मान लेते हैं कि ए जो है वो बी से छोटा रहेगा, है ना, और या फिर हो सकता है कि बी ए से छोटा रहेगा। अब हमें क्या करना है कि पहला टर्म हमें 1 चाहिए, बिल्कुल सही है। तो पहला टर्म 1 चाहिए, या फिर कह सकते हो दोनों में से कोई भी एक 1 चाहिए, और जो दूसरा टर्म रहेगा दैट मस्ट बी न्यूमेरिकली लेस देन 1, ये कंडीशन है। तो हमें अब हमें समझना क्या है कि इन दो टर्म्स में, अभी तो यहां पर जनरलाइजेशन है, अगर यहां पर पर्टिकुलर नंबर होते तो हम पहचान जाते कि इनमें से बड़ा कौन है। तो जो भी बड़ा रहेगा उसको कॉमन ले लो ब्रैकेट में से, बाइनोमियल में से। जैसे मान लीजिए इस केस के अंदर बड़ा कौन दिख रहा है आपको, बी बड़ा है, तो इस बाइनोमियल में से आप बी को कॉमन लेंगे। तो जैसे आप बी को कॉमन ले लेते हो तो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा। अब क्योंकि पहले टर्म में बी है ही नहीं कॉमन लेने को, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बी से यहाँ पर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा और फिर बी को कॉमन लेंगे। मतलब पहले टर्म में क्या बचेगा, ए बाई बी बचेगा, और दूसरे टर्म में से बी बाहर आ गया तो 1 बच गया। तो इसका आप पावर लेंगे n। अब यहाँ पर देखना ये और ये दोनों का भी पावर n रहेगा, क्योंकि आप ब्रैकेट के अंदर ये सारी चीजें कर रहे हो, कॉमन लेना वगैरह वगैरह, तो ये दोनों का भी पावर n रहेगा। अब आप इसको देख पा रहे हो, देखिए b इंटू, इसको आप पहले लीजिए 1 प्लस ए बाई बी, ठीक है, और रेस होल रेस टू n। अब बन गया आपका बाइनोमियल। देखो ये तो इन दोनों के बीच में तो मल्टीप्लिकेशन है, तो b रेस टू n तो बाजू में हट जाएगा, और आप इसको एक्सपांड करेंगे इसका यूज करके। अब यहां पर आपको चीज देखनी है कि फर्स्ट टर्म तो 1 आ गया, या फिर दोनों में से कोई भी एक टर्म 1 आ गया। अब सेकंड टर्म क्या न्यूमेरिकली लेस देन 1 है, तो यहां पर देखिए क्या है, अगर a लेस देन b है बेटा, तो b को अगर मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, a बाई बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो अगर आप इसको ऐसे भी लिखेंगे, मान लीजिए मॉडुलस ऑफ ए इज लेस देन मॉडुलस ऑफ बी, तो आपको और परफेक्ट आंसर मिल जाएगा, दैट इज मॉड ए बाय मॉड बी इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट ए बाय बी लाइज बिटवीन 1 एंड -1। समझे बात को, कंडीशन को समझिए, कंपलसरी कंडीशन, क्योंकि आपको जो एग्जाम में पूछा जाएगा तो उसके अंदर जरूरी नहीं कि आपको वो कंडीशन, जो कंपलसरी कंडीशन है वो देंगे आपको, वो आपको वहां तक लाना भी पड़ सकता है। जैसे मान लीजिए ए और बी खुद दिया हुआ रहेगा आपको, तो इन दोनों में से जो बड़ा वाला नंबर है उसको अगर आप कॉमन लेंगे तभी जाके एक टर्म जो है वो 1 बनेगा, और दूसरा टर्म जो है वो क्या बनेगा, दैट विल बी लेस देन 1 आएगा। जैसे अब देखिए यहां पर मैंने क्या दिया, मुझे दिखा कि ए छोटा है बी से, तो जो बड़ा है उसको कॉमन ले लो, तो अपने आप क्या हो जाएगा, ए छोटा है और बी बड़ा है, तो ये टर्म अपने आप फ्रैक्शन बन जाएगा 0 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 से छोटा हो जाएगा। अगर मान लीजिए ए बड़ा होता है तो क्या करेंगे, आप ए को कॉमन लेंगे। मतलब क्या हो रहा है, मतलब सिंपल निकल रहा है कि इन दो बाइनोमियल में से, मतलब बाइनोमियल के अंदर इन दो टर्म्स में से जो भी बड़ा टर्म है उसको कॉमन लेना है। तो उससे क्या होगा, जिसको कॉमन ले रहे हो उसकी जगह 1 आ जाएगा, और दूसरा अपने आप न्यूमेरिकली लेस देन 1 हो जाएगा। जैसे इस केस में अगर ए बड़ा दिख रहा है तो इसमें से आप ए को कॉमन लीजिए, तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा 1 प्लस बी बाय ए। अब देखिए बी छोटा है ए से, तो ऊपर छोटा और नीचे बड़ा, मतलब ये तो फ्रैक्शन बन गया, न्यूमेरिकली लेस देन 1 बन गया। अब इसका आप पावर लिख दीजिए 1, सॉरी n। समझे बात को, तो b इज लेस देन a का मतलब क्या, b बाय ए इज स्ट्रिक्टली लेस देन 1। तो क्या क्या चीजें सीखे आपने इस एक्सपांशन में, और इस एक्सपांशन में क्या डिफरेंस दिख रहा है आपको। देखिए ये फाइनाइट सीरीज देता है, जब आप इसको एक्सपांड करते हो बाइनोमियल को, जब उसका पावर नेचुरल नंबर होता है तब आपको फाइनाइट सीरीज मिलता है। अब इसी एक्सपांशन में बस आप लिखने का फर्क कर रहे हो, इस कोएफिशिएंट को ऐसे लिख रहे हो। रीजन क्या है, क्योंकि हमारा पावर नेचुरल नहीं है, ये नोटेशन सिर्फ नेचुरल नंबर के लिए डिफाइन किया गया है, तो हम लोग इस नोटेशन का यूज नहीं कर सकते इसके में। और ये तो पहली चीज हो गई कि कोएफिशिएंट्स आपने इस फॉर्म में लिख दिए जब आपका पावर नेगेटिव या फ्रैक्शन है। दूसरी चीज क्या समझ में आई आपको, दूसरी चीज समझ में आई कि ये सीरीज इनफाइनाइट है, मतलब ये रुकेगी नहीं, ठीक है। तीसरी चीज क्या, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि जो बाइनोमियल है आपका, उस बाइनोमियल में दोनों में से एक टर्म कंपलसरी 1 रहेगा, और जो दूसरा टर्म है वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 रहेगा। तो न्यूमेरिकली लेस देन 1 वाला जो चीज है वो कंपलसरी है, ठीक है।
तो जब भी आपको बाइनोमियल के अंदर 1 दिया हुआ नहीं रहेगा तो आपको बड़ा नंबर कॉमन लेना है, ताकि 1 आ जाएगा एक टर्म में और दूसरा न्यूमेरिकली लेस देन 1 हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि इससे आपको चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो गई होगी। तो एक्सपांशन आपके सामने है, ठीक है। आपको ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 टर्म एक्सपांड करनी पड़ती है क्योंकि इसके अंदर बहुत बड़े बड़े कैलकुलेशन आ जाते हैं, ठीक है ना। तो ये है बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शनल इंडेक्स। तो क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है तो आप लोग स्क्वायर रूट विदाउट यूजिंग लॉगरिथम भी फाइंड आउट कर सकते हो बाय यूजिंग बाइनोमियल थियरम। समझ रहे हो बात को। जैसे हम लोगों ने इसके पहले अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाला था बाय यूजिंग डेरिवेटिव। सॉरी, जो 11th के बच्चे उनको नहीं पता होगा, लेकिन जो 12th के बच्चे उनको पता होगा कि हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के अंदर देखा था कि कैसे रूट के या वैल्यूज हम लोग निकाल सकते, किसी भी नंबर का रूट वगैरह निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। तो वो डेरिवेटिव का यूज करके निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, बाइनोमियल थ्योरम का यूज करके निकालेंगे। तो ये एक्सरसाइज में आएगा। अच्छा बेटा, अब इसका जनरल टर्म के बारे में बात करते हैं। इसका जनरल टर्म क्या रहेगा, अब मुझे बताइए इसका जनरल टर्म क्या था। इसका जनरल टर्म हम लोगों ने कुछ इस प्रकार डिफाइन किया था, NCR+1, सॉरी TR+1, मतलब R+1th टर्म की बात कर रहे थे। तो इसका R+1th टर्म मतलब जनरल टर्म हम लोग कैसे डिफाइन करते थे, तो हम लोग लेते थे NCR, मतलब यहाँ पर जो भी टर्म फाइंड आउट कर रहे हैं उससे एक कम यहाँ पर आएगा, इंटू ए रेस टू हम लोग क्या लेते थे, N-R लेते थे, ठीक है ना, और इंटू B⁻R लिखते थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता था, R+1th टर्म। अब यहां पर अगर आप बात करेंगे nth टर्म की, तो क्या होगा बेटा, यहां पर सेम तरीके से अगर हम लोग लिखने जाएंगे तो देखिए आप R+1th टर्म इसका लिख रहे हो, ठीक है। तो ये सेम रहेगा, NCR होगा। अब NCR की जगह आपको क्या लिखना है, इस फॉर्मेट में लिखना है इसको, ठीक है। NCR का ये फॉर्मेट क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। यहां पर क्या होगा बेटा, क्योंकि आपका पहला टर्म कंपलसरी जो है 1 है, तो 1n-r क्या बन जाएगा, 1 ही बनेगा। क्योंकि आप जब, ये तो फिक्स है कि जब भी पावर नेगेटिव फ्रैक्शन रहेगा आपका एक टर्म तो 1 ही है, और उसको हम पहला टर्म ही ले लेते हैं ताकि कैलकुलेशन में आसानी हो जाए। और दूसरा टर्म क्या होता है हमारा, दूसरा टर्म जो भी होता है, ठीक है ना, वो न्यूमेरिकली लेस देन 1 होता है। तो इसी वजह से हम लोग जो है वो निकाल सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट। यही रीजन है, समझेगा आपको जब एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा हूँ मैं, एनसीआर का एक्सपांशन क्या होगा बताता हूँ मैं आपको। और यहाँ पर तो 1n-r होगा तो उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा, और यहाँ पर B⁻R होगा। मतलब इन शॉर्ट अब इसका R+1th टर्म क्या रहेगा जब पावर नेगेटिव और फ्रैक्शन रहेगा। तो देखिए एनसीआर को क्या लिखेंगे, n×n-1 इंटू n-2, ऐसे करते करते कहां तक जाते हैं हम लोग। जब हम लोग बात करते हैं NC2 की तो 2 बार पीछे जाते हैं, है ना। तो जब हम बात करेंगे NCR की तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, n-1 n-2 कहां तक जाना पड़ेगा हमें। देखिए क्या होता है, मैं आपको पर्टिकुलर एग्जांपल देके बताता हूं। जैसे मान लीजिए अगर 5C3 मुझे निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, इज इक्वल टू 5×4×3। यहां पर जो नंबर है 5 को 3 बार पीछे ले जाता हूं, तो 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, और नीचे 3×2 होगा। अब अगर मान लीजिए मेरे पास NC3 है, तो मैं क्या करूंगा, n×n-1 × n-2, 3 बार पीछे गया, और डिनोमिनेटर आएगा 3 फैक्टर। तो मतलब जब यहाँ पर 3 है तब यहाँ पर लास्ट टर्म क्या आ रहा है, n में से मैं इससे एक कम नंबर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं। तो अगर मुझे NCR लिखना है तो लास्ट वाला नंबर क्या आएगा, R से एक नंबर कम को मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा n में से। मतलब R से एक छोटा नंबर क्या होता है, R-1 होता है, तो मैं n में से सब्ट्रैक्ट करूंगा -R-1। समझ रहे हो बात को, यहां पर लिख के बताऊं। अगर मुझे NCR निकालना है तो मैं क्या करूंगा, n×n-1 इंटू n-2। अब लास्ट वाला टर्म क्या रहेगा इस मल्टीप्लीकेशन में, इस एग्जांपल को देखिए, 3 बार पीछे जाना होता सॉरी पीछे जाना होता है। तो यहां पर जो भी नंबर है उससे एक कम नंबर हम n में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहां पर r है
तो r से पिछले वाला नंबर कॉन्सेक्यूटिव पिछला नंबर कौन सा होता है, r-1। जैसे अगर मान लीजिए 50 है तो 50 - 1 49 होता, तो लास्ट में क्या आता है n - 49। तो इससे पहले वाला नंबर क्या है, r-1 है, तो लास्ट में क्या होगा, n में से r-1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो क्योंकि ये दो टर्म्स है तो मैंने ब्रैकेट डाल दिया। तो इसका फाइनली क्या होता है, इसका होता है n - r और माइनस माइनस प्लस हो जाता है। तो एक्सपांशन क्या होगा आपका, n × n - 1 × n - 2 इंटू अप टू n - r+1 और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। तो जब बात करेंगे इसके r+1 टर्म की, तो NCR की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, n - r+1, तो ब्रैकेट हटा सकते हैं अभी और इसको पूरे को ब्रैकेट देंगे, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू b⁻r को भूलना नहीं है, इंटू b⁻r, ठीक है, इसको भूलो मत। समझ में आई बात? तो बेटा ये था बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ नेगेटिव एंड फ्रैक्शन इंडेक्स। मतलब जब भी आपके बाइनोमियल एक्सप्रेशन का इंडेक्स नेगेटिव रहेगा या फ्रैक्शन रहेगा, तो उसको उसके एक्सपांशन में आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये सब कुछ था थियोरी। अब नेक्स्ट वीडियो में आएंगे एग्जांपल्स इसके बाद के एक्सरसाइज के, ठीक है, इसी के ऊपर डिपेंड है। गुड बाय।